तो नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि स्टार्टिंग में हम 10 क्वेश्चन देते हैं करंट अफेयर्स का, और उसके बाद इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में आपको बात करेंगे। तो आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करेगा। हाल ही में भारतीय संसद में प्रस्तुत शांति विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में सुधार करना है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कह रहा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अवर जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और कोयला खनन। इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, देखिएगा, ये शांति विधेयक जो आ रही है 2025 में आ रहा है। शांति विधेयक का मतलब होता है कि सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट न्यूक्लियर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है मतलब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट न्यूक्लियर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब ये शांति विधेयक जो है भारत सरकार यानी लोकसभा में इसको पेश किया गया है। और ये शांति विधेयक क्या है, तो आपको एक मालूम, न्यूक्लियर एक्ट की बात करेंगे। न्यूक्लियर एक्ट 1962। अब जो है पहले जो था NPCAI जो है, इसके द्वारा जो है हम लोग को परमाणु निरीक्षण जो भी होता था वो हम लोग देख रेख करते थे। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हम इसके लाइसेंस में सुधार करेंगे, और सुधार करने के साथ ही हम निजी कंपनियों के हाथों में देंगे, ये इनका कहना है। ठीक है, तो पहले जो थे ये सरकार के हाथ में थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1962 का एक्ट जो था वो 100% जो था वो सरकार के हाथों में थी। सरकार इसको देख रेख करती थी, खुद ही वो संचालन करती थी, खुद ही वो आदमी को अपना सिलेक्ट, सरकारी कर्मचारी होते थे। लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि नहीं, अब इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आएंगे, ये गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। 49% जो है कहा गया है कि हम जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि विदेशी कंपनियां भी इसमें आ जाएगी। साथ ही इनके द्वारा कहा गया है कि जो परमाणु खनन होता है उसमें ये लोग भी आएंगे, शामिल होंगे। साथ ही साथ ये संचालित खुद करेंगे, परमाणु उपकरण खुद ये बनाएंगे। इनका कहना है कि जो अभी जो हमको 7.48 गीगावाट 7.48 गीगावाट जो इनको बिजली मिल रही है, इनका भविष्य के लिए ये सोच रहे हैं कि अभी जो हमारा 7.48 गीगावाट यानी कि 2 से 3% हमको क्या हो रहा है, बिजली मिल रही है। ठीक है, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमको 2047 तक, कितना भाई, तो 2047 तक इनका लक्ष्य है कि हमको 100 गीगावाट चाहिए। कितना, तो 100 गीगावाट इनको क्या चाहिए, बिजली। ठीक है, तो 100 गीगावाट करने के लिए कहें कि हम इस कंपनी के भरोसे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। जो 1962 के न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट जो है उसके भरोसे रहेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। 2047 तो हमको 100 गीगावाट तक लो हमको चाहिए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम निजी हाथ में जब देंगे तभी ये काम हो सकती है कि नहीं है। तो निजी हाथ में इन्होंने दिया है। अब कितना प्रतिशत भाग दिए, तो 49% भाग दिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और MPCIL जो है, सॉरी यहाँ पर IL होगा, तो IL जो है उसको एक्ट को उसमें क्या करें, सुधार कर रहे हैं, और लाइसेंसिंग प्रोग्राम में सुधार करके निजी कंपनियों का हस्तक्षेप कराया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है इसका परमाणु ऊर्जा मंत्री अगर जो आपसे पूछ दे कौन होता है, तो मोदी जी हैं अभी फिलहाल में, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यही हमारा शांति विधेयक है, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा कि दिसंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता को मंजूरी दे दी है। अब इनके द्वारा कहा गया कि भारत और किस देश के साथ मुक्त व्यापार की बात कहा जा रहा है। सुनिए, यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ के साथ मुख्य व्यापार की बात इससे पहले भी देखा जाए तो आइसलैंड के साथ इन मुक्त व्यापार भारत का क्या हो रहा है, चल रहा है। साथ ही साथ देखा जाए कि स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, ठीक है, आपको स्विट्जरलैंड पर मिल जाएगा, नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे आपको मिल जाएगा, नॉर्वे है। ये क्या है, इससे इसके साथ भारत क्या है, एक मुक्त व्यापार इसके साथ कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है कि कौन कौन सा होगा, तो ओमान, इथोपिया, कुवैत या जॉर्डन, तो कोई ना कोई एक हमारा ऑप्शन इसमें होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, ओमान के साथ भारत जो है मुक्त व्यापार की बात कही है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं लोग कि मुक्त व्यापार यानी कि भारत जो है, यानी कि ओमान से जो भी वस्तुएं आएगी भारत में तो कितने प्रतिशत टैरिफ टैक्स फ्री रहेगी। तो देखिए अब ये ओमान से आ रहा है, ओमान से जो वस्तुएं आएगी भारत में, उससे 78% जो है टैरिफ टैक्स क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। अब टैरिफ टैक्स फ्री होगा क्या, भारत से भी वस्तु है, यानी कि ओमान में जो भारत से जो ओमान में यानी कि भारत से जो जाएगा, ठीक है, कहां जा रहा है, तो ओमान, ठीक है, ओमान जा रहा है। तो ओमान जाएगा तो इसमें कहा गया कि 98% से अधिक जो है वस्तुओं को टैरिफ जो है फ्री रहेगी। यानी कि हमारा वस्तु जो है यहाँ से जाएगा, जो भी सामान जाएगा, तो क्या होगा, उस मार्केट में जब जाएगी तो वहां पर वस्तु क्या होगी, सस्ता पड़ेगी। तो सस्ता जब पड़ेगी तो मार्केट बाजार क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, भारत की भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यानी कि हमारा निवेश जो है ओमान में सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक। और ओमान का भी देखेगा 78% जो वस्तु है उस पर क्या किया जाता है, टैरिफ टैक्स फ्री कर दिया गया, टैक्स नहीं लगेगा, ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए कि अगर जो हम देखें ऑटोमोबाइल, भारत के तरफ से ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल, उसके बाद देखिएगा चमड़ा, चमड़ा हम क्या करेंगे, वहां पर एथी करेंगे। और उसके बाद देखा जाए चमड़ा हो जाएगा, ऑटोमोबाइल हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा। कपड़ा की बात करेंगे, कपड़ा, चमड़ा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, आपका क्या बोलते हैं, कपड़ा हो गया। इस सब पर क्या कहा गया कि हम टेरिफ क्या करेंगे, फ्री करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मेडिकल के क्षेत्र, यानी कि मेडिकल के जो सामान होगा, मेडिकल, और उसका MESE यानी कि MESE से संबंधित जितने भी वस्तुएं होंगे वहां पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भारत के लोग जो है वहां पर इन्वेस्ट करें, वहां पर कंपनियां भी भारत की खोली जाएगी। कहां पे, वहां पर कंपनी भी खोलेगा, ठीक है। तो यानी कि ओमान में हम लोग क्या करेंगे भाई, अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर कंपनी भी भारत के खोलने की बात कही गई है, ठीक है। अब इससे व्यापार भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगी। प्रोफेशनल सेक्टर में भी कहा गया और सेवा क्षेत्र में भी कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि कॉलेज वॉलेज भी क्या होगा, खोला जाएगा, मेडिकल कॉलेज भी होगी, ठीक है, MBA वगैरह कराने के लिए भी किया जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा, तो ये तो जो है हमारे पास एथी कर दिया गया। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि भारत जो है 100% अपना निवेश करेगी वहां पर, 100% भारत जो है निवेश करेगी। एक बात और, कुछ संवेदनशील वस्तुएं हैं जिस पर कहा गया कि हम साहब जो है नहीं करेंगे। जैसे कि बात करेंगे, आप देखिएगा, या तो यादव जी के लोग नाम सुने होंगे, यादव जी के दूध जो होता है, डेयरी जो फॉर्म जो खोलते हैं, उन लोगों ने कहा है कि हमारा जो है दूध का दाम जो है बढ़ाइए ना जी, दूध के दाम बढ़ाते नहीं खो, तू हमरा से पैसा लेबा। तो सरकार कही है कि ना, हम यादव जी के दूध जो है, जो गाय भैंस का दूध है, उस पर हम रोक लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, दूध, याद रखिएगा,
दूध डेयरी, डेयरी जो है ना, दूध और डेयरी पर जो है कह रहे हैं कि हम वहां पे वस्तुएं नहीं देंगे, और साथ ही साथ जो है ये और कहे हैं कि आपका सोना माने देंगे ये, लेकिन इस पर जो टेरिफ जो है फिक्स माने जो मुक्त दिया जा रहा है, यानी कि फ्री जो होगा वो नहीं होगा, इस पर लगेगा। ठीक है, चांदी, चांदी हो गया, तंबाकू, तंबाकू, सोना चांदी तंबाकू। उसके बाद देखिएगा कॉफी हो गया, कॉफी, कॉफी हो गया, चप्पल हो गया। ये सब का है कि नहीं, हम ये सभी जो वस्तुएं भेजेंगे तो हम साहब इस पर टैक्स लेंगे। ठीक है, तो इस पर टैक्स लगेगा। बाद बाकी जो वस्तुएं जो है वहां पर हम कर रहे हैं, यानी कि भारत की निवेश करेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी भारत की, तो भारत जो है मजबूत होगा। ठीक है, चलिएगा, ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तीसरा नंबर पर किस राज्य सरकार ने वीरंगना दुर्गावती, किस राज्य सरकार ने वीरंगना दुर्गावती, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीता अभयारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? यानी कि कहने का मतलब ये वीरंगना टाइगर रिजर्व तो है, लेकिन अब ये चीता के रूप में यहाँ पर इस अभयारण्य को विकसित करने की बात कहा जा रहा है। ठीक है, विकसित करने की बात कहा जा रहा है। तो भारत में सबसे पहले चीता की बात करेंगे तो आप सुने होंगे कूनो नेशनल पार्क। कौन भाई? तो कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है भाई? तो याद रखिएगा एमपी में पड़ता है। ठीक, एमपी में पड़ता है। यहां पर सबसे पहले जो है नामीबिया, कहां पे? नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले जो है चीता लाया गया था, और इसको कहां पे? कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। आप जो एक आशा नाम के चीता थी, ज्वाला पवन, ज्वाला पवन, नासीर, ये क्या है? वो चीते थे। तो ये लिया कर कहां छोड़ा गया था? कूनो नेशनल पार्क में लिया कर क्या किया गया था? छोड़ा गया था। उसके बाद देखिएगा गांधी अभयारण्य, गांधी अभयारण्य। ठीक है भाई साहब, तो गांधी अभयारण्य जो है ये भी क्या है? बाघ के लिए ही है। अब यहां से यानी कि कूनो नेशनल पार्क है, यहां से चीते को क्या किया गया? कुछ चीते को शिफ्ट किया गया है गांधी अभयारण्य में। अब ये कहां पड़ता है? तो ये भी जो है एमपी में ही पड़ता है। ये कहां पड़ता है? तो ये भी आपको एमपी में पड़ता है। अब जो है वीरंगना की बात करेंगे, ये यानी कि वीरंगना दुर्गावती जो है इस अभयारण्य के यानी बाघ टाइगर रिजर्व में, बाघ टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व जो है इसमें, सॉरी चीता में, तो इसमें जो है अब जो है याद रखिएगा वत्सवाना से, ठीक है, वत्सवाना से यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि लाया जा रहा है चीता। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीता के लिए अभयारण्य खोला जा रहा है, तो इसमें लाया जा रहा है। तो आपसे ये भी पूछ देगा कहां से? बत्सवाना से लाया जा रहा है। ठीक है, अब एक बार बात याद रखिएगा, ये आप जो वीरंगना दुर्गावती का नाम सुन रहे हैं, ये एमपी में गोंडवाना क्षेत्र पड़ता है। इस गोंडवाना क्षेत्र की ये शासक थी और ये शासिका थी, जो कि बहुत मजबूत और शक्तिशाली थी। अकबर के सेनापतियों, अकबर के सेना से ये लड़ने वाली थी, अपने राज्य और क्षेत्र को बचाने वाली यही दुर्गावती जो है, वीरंगना दुर्गावती जो थी। ठीक है, लेकिन ये वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो आप देख लें, अगर जो आपसे पूछ दे कि भारत में अभी वर्तमान में कितने वन जीव अभयारण्य है, ये भी याद रखिएगा, वन जीव अभयारण्य आपसे पूछ दे कि कितना है। ठीक है, तो वन जीव अभयारण्य आपसे पूछे थे, तो वर्तमान में अभी देखा जाए तो 573 जो है 2025 तक ये है अभी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान अगर जो आपसे पूछ दे कि कितना है बताइए हमको, तो राष्ट्रीय उद्यान अगर जो आपसे पूछ दे तो ये कितना है? तो 106 है। ठीक,
राष्ट्रीय उद्यान पूछ दिया तो 106। बाघ अभयारण्य आपसे पूछे कि बताइए साहब कि हमको बाघ अभयारण्य कितना है, तो बाघ अभयारण्य, ठीक है, तो बाघ अभयारण्य जो है 54 है। यानी किसको लेकर बाघ अभयारण्य, वीरंगना जो इसमें शामिल है, यानी कि अभी तक ले कितना है तो 54 गए। सबसे ज्यादा वन जीव अभयारण्य आपसे पूछ दे कि कहां पर है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है, मान केंद्र शासित प्रदेश में देखिएगा अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में 96 गो है। कितना है तो 96 गो जो है वन जीव अभयारण्य जो है कहां पर है, तो आपका वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए चौथा नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का 7वां सत्र जो है कहां, 7वां सत्र जो है जिसमें भारत का जंगल की आग से जुड़ाव और प्रस्ताव अपनाया गया, किस स्थान पर है, आयोजित किया गया था। तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया है कि बताइए भाई साहब कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर जिनेवा और स्विट्जरलैंड, ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पेरिस और फ्रांस, पेरिस और फ्रांस, ठीक। उसके बाद जो है आपका न्यूयॉर्क और यूएसए, न्यूयॉर्क और यूएसए, ठीक। उसके बाद जो है नैरोबी और केनिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है और इस सम्मेलन में सभी देश देखा जाए तो भाग लेते हैं, और भाग लेने पर लेते हैं और बातचीत चलती है कि भाई पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, इसके लिए क्या उपाय है। ठीक, तो सभी देश ने अपने अपने सलाह देती है, लेकिन भारत के तरफ से एक सलाह होता है कि नहीं, पर्यावरण पर तो सबको ही बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो जंगलों में आग लग जा रही है उसके ऊपर कौन लोग बात करेंगे, हम ही लोग बात करेंगे। जंगल में जो आग लग जा रही है उसको कैसे बचाया जाए। तो भारत के तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया गया और सभी देशों ने इस पर सहमति जताई कि नहीं, आग से, जंगलों को आग से बचाने के लिए भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्लास्टिक प्रदूषण पर भी काबू पाने के लिए भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि प्लास्टिक और प्रदूषण से हम लोग कैसे बचें। ठीक, उस पर भी हम लोग काबू करें। वर्तमान में जो भारत जो है जंगलों पर आग लगने की प्रस्ताव को पारित किया कि भाई जंगलों में, जैसे अमेजोन के जंगल में देखा जाए तो आग लग जाती है, कई महीनों कई वर्षों तक ले वो जलते रह जाए। साइबेरिया के जंगलों में देखा जाए तो आग लग जाती है। साथ ही साथ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जंगल में भी आग लग जाती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर देखा जाए तो जंगलों में आग लग जाती है, तो वहां पर जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी ये पूरे बर्बाद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक घर क्या होता है, उजड़ जाता है, और पर्यावरण के लिए भी एक खतरा का संकेत है, और मानव जाति के लिए भी एक खतरा का संकेत है। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि पेड़ पौधा लगाइए। ठीक, अब साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा अगर इसे नहीं रोका जाएगा तो कहा गया कि 2030 तक 14% जंगलें जल जाएगी। 2030 तक जो है 14% जो है जंगल क्या होगी, जल कर राख होने लगेगी। 2050 तक कहा गया है कि 30%, 2050 तक कहा गया है कि 30% जो है जंगलें जलने लगेंगी, और 2100 तक कहा गया है कि भाई साहब ये जो है 50% से अधिक जो होगी वो जंगलें क्या हमें आग लग जाएगी और जलने लगेगी। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं जो है रोका जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वित्तीय सहायता की बात किया गया है कि जिस क्षेत्र में वित्तीय सहायता के कमजोरी के चलते वो जंगलें वगैरह जल जाती है, सरकार उस देश के लोग जो रक्षा नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। तो यह हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां देखते हैं हम लोग, 5वां क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है हमारा, चलिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्लोबल एआई प्राइवेसी टूल 2024 के अनुसार एआई के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का रैंकिंग क्या है। तो आपसे कह रहे हैं कि दुनिया भर में भारत का रैंकिंग हमको बताइए। तो पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, ये आपसे पूछ रहा है कि एआई के क्षेत्र में भारत का रैंकिंग क्या है। तो सुनिएगा, एआई क्या है, एक मशीनरी
चीजें जैसे कंप्यूटर वगैरह सोचता है, जैसे मानव सोचते हैं, वैसा ही एआई भी क्या कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है, तो भारत में एआई का देखा जाए 2025 के माध्यम 2025 में देखा गया कि एआई का बहुत वर्चस्व रहा, लोगों ने इसको अपनाया, वीडियो, गूगल, चैट जीपीटी, एलेक्सा, सीरी, ये सब क्या एआई के माध्यम से ही होता है। ठीक, अब भारत में आपसे पूछे कि एआई का जनक कौन है, तो याद रख ऑप्शन नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। भारत में पूछे कि एआई का जनक कौन है, भारत में अगर जो आपसे पूछ रहा है कि एआई का जनक कौन है, तो याद रखिएगा राजा रेड्डी नाम एक व्यक्ति का नाम है, तो ये एआई का जनक है, राजा रेड्डी। राजा रेड्डी जो है एआई का जनक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर जो विश्व में पूछे तो जॉन मैकार्थी, विश्व में अगर जो आपसे पूछता है कि एआई का जनक कौन है, विश्व में अगर जो पूछे कि एआई का जनक कौन है, तो जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी जो है एआई का जनक विश्व में है। और भारत में अगर जो पूछे आपसे, तो कौन है भाई, तो राजा रेड्डी जो है भारत में है, तो हम आपको ये बता दिए। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आप तो भारत को बता दिए कि भारत वर्ल्ड में तीसरा है, लेकिन पहला कौन सा है, तो पहला याद रखिएगा, पहला एआई के क्षेत्र में अमेरिका पड़ जाएगा। दूसरा अगर जब पूछे आपसे तो चीन हो जाएगा। तीसरा अगर हमसे पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तीसरा जो है हमारा भारत हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है हमारा, तो रैंकिंग पूछ रहा था कि रैंकिंग भारत का क्या है, तो रैंकिंग जो है वो भारत का तीसरा है। पहला किसका है, तो अमेरिका का है। दूसरा किसका है, तो चीन के है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए कौन कौन आपसे कहीं पूछ दे तो यूके याद रखिएगा। चौथा पूछ दे तो तीसरा होगा, चौथा पूछे तो बोल दीजिएगा कि यूके है। उसके बाद देखा जाए यूके के बाद दक्षिण कोरिया, उसके बाद सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रहा 5वां नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, बिहार ने भारत में पहला पावर म्यूजियम स्थापना किस स्थान पर बनाने की फैसला कर रहा है, तो यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर देखिए, ए कह रहा है कि बरबीघा या थर्मल पावर स्टेशन, गया थर्मल पावर स्टेशन, बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन, या मुजफ्फरपुर पावर थर्मल स्टेशन। इसके बारे में बात कर रहा है, तो इन चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक हमारे पास ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये पहले ही क्या था, विकसित था, लेकिन इसको किसी कारण यानी कि ये जनसंख्या उस क्षेत्र में बढ़ने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। यानी करबीघा थर्मल पावर प्लांट जो है, इसको क्या किया गया था, जनसंख्या वहां पर बढ़ने के कारण घरें वगैरह बनने लगी थी, जिसके कारण इसको बंद कर लिया गया था। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये बिहार में भारत का पहला म्यूजियम, यानी कि बिहार में जो है भारत का पहला म्यूजियम बनने जा रहा है, और इसको लगभग 200 करोड़ रुपए के खर्चा से, कितना से भाई, तो 200 करोड़ रुपए की खर्चा से ये म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। और इस म्यूजियम में दिखाया जाएगा कि बिजली को कैसे उत्पादन किया जाता है। इस म्यूजियम में एक बटन आप दबाइएगा, तो बटन दबाते ही आपको क्या होगा, उसका असर दिखाई दे देगा कि हाँ भाई देखिए कि बिजली को कैसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें देखिए 200 करोड़ रुपए के खर्च होगी, और ये जो है एक 3D मॉडल होगा। कौन सा मॉडल होगा, 3D मॉडल होगा, 3D मॉडल होगा, और इसमें दिखाया जाएगा कि बिजली कैसे उत्पादन किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि बिजली को बचत कैसे किया जाएगा। सब कुछ जानकारी इसमें आपको दिखाया जाएगा। तो ये पटना में याद रखिएगा, कहां पे, तो पटना में खोला जा रहा है। ठीक है, पटना में खोला जा रहा है 200 करोड़ रुपए की लागत से। बिजली उत्पादन के इतिहास के बारे में क्या, जो भी हम लोग बिजली उत्पादन होगा उसके इतिहास के बारे में, यानी कि इससे पहले कैसे बिजली उत्पन्न हुआ था उसके बारे में, और बिहार में बिजली
एक समय था कि बिजली के हम लोग मुंह भी नहीं देख पाते थे, अब उसको जरिए ये बताया जाएगा कि बिहार में बिजली कैसे आई और कहाँ कहाँ पहुंचा, और ठीक है कितनी मकसद के साथ ही बिजली जो है पहुंचाए गए थे, ये इसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, बटन दबाते ही इसमें जो भी तकनीक होगी उस तकनीक के माध्यम से आपको ये सब कुछ दिखा दिया जाएगा। ठीक, अब देखिएगा क्या कहने का मतलब है, और इसमें जो कंपनियां के देखा जाए तो अमेरिका सॉरी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के जो कंपनी है एजेंसियां जो है वो एजेंसियां क्या होगी, भाग लेगी। जर्मनी सॉरी अमेरिका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा अमेरिका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कम जो एजेंसी होंगी ये क्या होगा, इसमें भाग लेगा लोग। साथ ही साथ कहा गया कि भारत के भी कुछ प्रमुख एजेंसियां होंगी वो भी इसमें भाग लेंगी, इस म्यूजियम को बनाने के लिए भारत की भी कुछ एजेंसियां भाग लेगी। ठीक है, अब आइएगा ये तो भारत विश्व भारत का पहला है, तो क्या इससे पहले भी कहीं पर है, तो इससे पहले देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, अमेरिका, जर्मनी, और चौथा देखा जाए तो ये कहां पर बन रहा है, तो भारत में बन रहा है। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, ये चौथा जो है बनाया जा रहा है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में तो पहला है, क्या विश्व में हमको बता दीजिए। तो विश्व में याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा और भारत हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 नंबर हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ये बात को याद रखिएगा। चलिए पांचवा छठा छठा सॉरी सॉरी छठा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। 7वां नंबर आइएगा, 7वां नंबर कह रहा है हमारा कि दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि देखिए ये इसकी स्थापना अगर जो देखा जाए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी 1958 में क्या होता है, स्थापना होता है। इसके हेड क्वार्टर आपसे पूछे तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो एक महिला क्या है कि अध्यक्ष बनी हुई है। क्या हुआ है, महिला क्या है भाई, अध्यक्ष। 67 साल बाद अध्यक्ष बनी है, कितना भाई, तो 67 साल, 67 साल बाद जो है ये अध्यक्ष बनी है, और 1019 वोट इनको मिला हुआ है। कितना मिला हुआ, तो 1019 वोट इनको मिला हुआ है और जीत की है। आपको ये भी पूछ लेगा कि उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष जो है आपसे पूछ लेगा कि कौन है उपाध्यक्ष, तो याद रखिए गांधी जतीन। ठीक है, गांधी जतीन जो है ये क्या है, तो उपाध्यक्ष है। महासचिव आपसे पूछे कि बताइए महासचिव कौन है, तो महासचिव, तो महासचिव जो है अफजल, अफजल इमाम, अफजल इमाम जो है ये महासचिव है। तो अध्यक्ष आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो संगीता पीसा रोटी जो है ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये जो प्रेस जो भी होता है उसको देख रेख करने के लिए किया जाएगा कि कहां पर गलत और सही हो रहा है, उसको ये कंट्रोल इन अध्यक्ष के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक, चलिए 5वां 7वां हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि भारत में किस सेक्टर में ऐतिहासिक रूप से एफडीआई धीरे धीरे 26% से लेकर 49% और 74% और अब तक जो है 100% बढ़ाने की प्रस्ताव रखा गया है। आपके पास ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र में, टेलीकॉम क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में। तो बीमा क्षेत्र में इसको रखा गया है। ठीक है, यानी कि हमारी जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री के तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है, कहा गया है कि अब बीमा क्षेत्र में हम 100% निवेश करने के लिए बात करेंगे। कितना, तो 100% निवेश करना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि देश और विदेशी कंपनियां भी इस बीमा क्षेत्र के सेक्टर में आएंगे, तो क्या होगा, इसके साथ रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी और बीमा क्षेत्र में 100% करेगा, तो इससे निवेश बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी भारत की बढ़ेगी। ठीक,
और देखा जाए भारत में बीमा कंपनियां को देखा जाए तो एच डी एफ सी दूसरे नंबर पर, उसके बाद देखा जाए आपका आईसीआई, उसके बाद देखा जाए आपका एलआईसी हो गया, महिंद्रा कोटक बैंक है, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस हो गया। ये सब क्या है, हमारी बीमा क्षेत्र में क्या करते हैं, काम करती हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बीमा के क्षेत्र में किया जा रहा है। ठीक, तो 8 हो गया, तो 9 नंबर हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो इंग्लैंड, हांगकांग या मिस्र या मलेशिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये कहां पर खेला गया है ये भी याद रखिएगा। तो ये चेन्नई में खेला गया है। कहां पर? तो चेन्नई में खेला गया है। और भारत के ये भारत जीता है, याद रखिएगा, भारत जीता है, पहली बार जीता है, ये भी याद रखिए कि पहली बार भारत जीता है। अहनाथ सिंह, याद रखिएगा, अहनाथ सिंह जो है इस खेल में अहम भूमिका निभाए, जिसके चलते क्या हुआ, इनको जीत मिली हुई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन, गूगल की वह पहल जिसमें सौर ऊर्जा चलित डेटा सेंटर्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने और एआई चिप लेजर आधारित उपग्रह संचार का उपयोग करने योजना है, किस नाम से किया गया है? अब ये जो है गूगल के द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए कि बहुत सी कंपनियां जो है अपना सेंटर वगैरह खोलती है, तो उसके क्या सरकार उस पर टैक्स लगाती है। टैक्स लगाने के साथ ही तो ये कह रहे हैं कि हम अंतरिक्ष में क्या करेंगे, एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और सैटेलाइट के माध्यम से क्या करेंगे कि हम तो डेटा वहां पर अपना बनाएंगे और नीचे बने यानी कि भारत में या अन्य देशों को हम अपना बेचेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट सन स्केचर के द्वारा, प्रोजेक्ट सन स्केचर के द्वारा ये कहा गया है। और सस्ती डेटा का निर्माण कराएंगे। उसके बाद देखिए एआई चिप्स इसमें लगा होगा, जिसके माध्यम से वो क्या होगा, आदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ यह कह रहे हैं हम पर्यावरण के भी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अगर सैटेलाइट जो है वहां पर बिजली हमको सैटेलाइट पर मिलेगा तो बिजली उत्पन्न होगी। और भारत में ऐसे भी देखा जाए तो बिजली की खपत जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्पादन क्या है, वो कम है। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है अंतरिक्ष में ही क्या करेंगे, सैटेलाइट से बिजली उत्पादन करेंगे और हमारा जितने भी सिस्टम होगा उस सिस्टम को हम चलाएंगे उससे। ठीक है, तो आज का हमारा ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे अब मंडे को हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने।